नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन हिंदी में पाठ का नाम है विलयन। उसमें द्रव विलयनों का वाष्प दाब कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए उसको समझते हैं। चलिए देखिए, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। आखिर ये वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प दाब, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। वाष्प दाब है क्या? अगर कोई द्रव है, लिक्विड, कोई द्रव है, जब आप द्रव को गर्म करते हैं, किसी द्रव को गर्म करने पर जैसे ही आप गर्म करेंगे तो द्रव के अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु, अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु द्रव की सतह को छोड़कर, द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और शेष द्रव पर दाब डालते हैं, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वाष्प दाब होता क्या है। तो किसी द्रव को जब आप गर्म करेंगे तो द्रव के जो अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु हैं वो द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और शेष द्रव पर, जो द्रव बचेगा उस द्रव पर दाब डालते हैं, जिसे कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। द्रव को गर्म करने पर द्रव के अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और शेष द्रव पर दाब डालते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। अब देखिए, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। आपने क्या किया, इसमें एक द्रव मिलाया, द्रव ए, और दूसरा द्रव मिलाया, द्रव बी, ठीक है। द्रव ए मिला दिया और द्रव बी मिला दिया, इसमें दोनों द्रव मिला दिए। अब उनके वाष्प दाब कैसे आप निकालेंगे? देखिए, किसी निश्चित ताप पर, कोई भी निश्चित ताप हो, किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव मतलब द्रव ए और द्रव बी, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब बोलिए, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब विलयन के उस अवयव के मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्या कह रहा है? किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन, द्रव ए और द्रव बी को मिला दिया तो विलयन बन जाएगा। विलयनों में प्रत्येक अवयव का, दो अवयव हैं, एक ए, द्रव ए और द्रव बी, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात
अर्थात पी ए, देखिए द्रव ए का आंशिक दाब क्या होगा, पी ए, समानुपाती होगा ए के मूल प्रभाज, ए का मूल प्रभाज हो गया। समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लिखेंगे, तो नियतांक आ गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जहां पी नॉट ए नियतांक है जिसे शुद्ध विलायक कोष्ठक में लिख लीजिए द्रव, शुद्ध विलायक का आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, इसी प्रकार पी बी समानुपाती हो जाएगा एक्स बी के। पी बी क्या है, द्रव बी का दाब, आंशिक दाब, और एक्स बी क्या है, बी का मोल प्रभाज। समानुपाती यहां भी हटाइए, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, इसी प्रकार पी बी भी क्या है, नियतांक है, पी नॉट बी ये क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक का आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का, ये ध्यान रखिएगा। जहां पी बी, पी नॉट बी नियतांक है जिसे शुद्ध विलायक द्रव का आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है कुल वाष्प दाब। भाई यहां पर इसका पी ए हो गया, इसका पी बी हो गया, तो कुल वाष्प दाब निकालना है। तो देखिए, जब आप कुल वाष्प दाब निकालेंगे, कुल वाष्प दाब जिसको आप कहेंगे पी टोटल, तो पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो P बराबर पी ए के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी के स्थान पर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर। अब आपको पता है चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, क्यों, मूल प्रभाज, दो द्रव हैं, तो एक द्रव विलेय बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, विलायक। एक विलेय बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, विलायक। और आप विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना आता है, एक। विलेय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज, विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ने से कितना आता है, 1 आता है। तो यहां से किसी एक का मान रख लीजिए, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए, यहां रख दीजिए। तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, अंदर गुणा करा दिया। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक्स ए, तो क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस का पी नॉट बी, ये आ गया आपका पी टोटल। ठीक है, ये आ गया आपका पी टोटल। अब यदि वाष्प प्रावस्था में यदि वाष्प प्रावस्था में
मोल प्रभाज निकालना हो तो अगर वाष्प प्रावस्था में, ये कौन सी अवस्था में, XA और XB, XA और XB, ये कौन सी अवस्था में, ये तो द्रव अवस्था में है। अगर वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज निकालना हो आपको तो YA अगर निकालना है तो PA अपॉन P टोटल। अगर YB निकालना हो, मतलब वाष्प अवस्था में A के मोल प्रभाज, वाष्प अवस्था में B के मोल प्रभाज, तो PB अपॉन P टोटल। ये साथियों इस प्रकार से द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब कैसे निकाला, ये आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपके पास दो द्रव थे, दोनों द्रवों को मिला दिया तो इसका वाष्प दाब PA और इसका वाष्प दाब PB हुआ। क्या कहता है, कहता है कि जो द्रव है उसका वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाया तो ये नियतांक आया। इसको क्या बोलते हैं, P0A। ये है शुद्ध विलायक का या शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। अब आप कहेंगे ये शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, अब खुद बताइए। जैसे मान लीजिए ये हमारा द्रव A था और ये द्रव B था, ये द्रव A था और ये द्रव हमारा B था, तो ये शुद्ध द्रव था ना, तो ये शुद्ध द्रव था तो इसका वाष्प दाब यहाँ क्या होगा, P0A, और यहाँ पे क्या होगा, P0B। जब आपने दोनों को यहाँ मिला दिया, जब दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। जब विलयन बन गया तो यहाँ वाष्प दाब बदल जाएगा, यहाँ PA हो जाएगा और यहाँ PB हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों मिल जाएंगे। इसको भी इसी में मिलाया, इसको भी इसी में मिलाया, तो अब वाष्प दाब क्या है या आंशिक दाब क्या है, इनके चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ PA हो गया, यहाँ PB हो गया। तो ये मिलने के बाद है और ये शुद्ध अवस्था में है, मतलब जब ये द्रव A अलग था, ये द्रव B अलग था। इसके बाद जब PA और PB आ गए तो कुल वाष्प दाब क्या होगा, कुल वाष्प दाब निकालने के लिए दोनों को जोड़ दिया, इनके मान रखे, और हम जानते हैं कि दोनों के मोल प्रभाज को जोड़ने से एक आता है, तो एक का मान निकाला, मान रखा, तो ये यहाँ XA कॉमन आ गया, तो PA माइनस P0A माइनस P0B प्लस P0B, मतलब शुद्ध द्रव का, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब, और ये P क्या है, P मतलब P टोटल। बात क्लियर हो गई। वाष्प अवस्था में अगर मोल प्रभाज निकालना हो तो YA बराबर PA अपॉन P टोटल, YB बराबर PB अपॉन P टोटल, इस प्रकार से। अच्छा, दूसरा, अब की बार क्या करेंगे, अब आप द्रव में, अभी दोनों द्रव थे, अब द्रव में किसी ठोस पदार्थ को मिलाएंगे, ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिलाएंगे। तो द्रव में ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिलाएंगे। अभी आपने दोनों द्रव को मिलाया था, तो एक विलेय होगा सॉल्यूट और दूसरा विलायक होगा सॉल्वेंट। तो आइए उसको भी समझते हैं। इसको देखिए साथियों, ठोस पदार्थ का द्रव में बने विलयनों का वाष्प दाब। ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि आपका पहले से ये द्रव है, ये द्रव है, तो ये द्रव है और आपने इसमें कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो ये पूरा क्या बन गया, आपका विलयन। ये आपका क्या बन गया, विलयन, ठीक है। अच्छा, ये द्रव जो है ये क्या है, विलायक, और ये क्या है, विलेय, सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। तो वही जो राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम पिछली बार भी जो लिखा था, क्या कहता है, किसी निश्चित
ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन में प्रत्येक वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका मतलब यहां देखिए, माना द्रव A है, अब देखिए ये तो वाष्प में बदलेगा नहीं, ठोस पदार्थ जो है, इससे पहले जो आपको समझाया था उसमें दोनों द्रव थे, दोनों वाष्प में बदलेंगे, लेकिन यहाँ द्रव तो एक है, दूसरा तो आप ठोस पदार्थ मिला रहे हैं, तो ये तो वाष्प में बदलेगा नहीं, वाष्प में बदलेगा विलायक, ये बदलेगा। तो अगर वाष्प में ये बदलेगा तो Pa समानुपाती XA, बस इतना ही इसमें होगा, क्योंकि दूसरा जो ठोस पदार्थ आपने मिलाया, विलेय मिलाया, ये कैसा है, ठोस है, अवाष्पशील है, तो ये तो वाष्प में बदलेगा नहीं, और नहीं बदलेगा तो ये नियम कहता है जो वाष्पशील है उसका जो वाष्प दाब होगा वो उस अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा, तो मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। यहाँ फिर से वही Pa बराबर P0A इंटू XA, ये P0A क्या है, P0A शुद्ध है द्रव A का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है साथियों। तो P बराबर P0A इंटू X है। अब आप कहें कुल वाष्प दाब क्या होगा, तो Pa ही तो कुल वाष्प दाब P कहलाएगा, क्यों, क्योंकि वाष्प में केवल यही बदलेगा, ये तो बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब है इसी का जो वाष्प दाब है वही आपका कुल वाष्प दाब कहलाएगा, ठीक। तो ये आपका द्रव में बने विलयनों का वाष्प दाब हो गया, क्लियर। अब देखिए साथियों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिससे भी राउल्ट का नियम निकाला जा सकता है, और राउल्ट का नियम अगर पेपर में पूछा जाता है तो वही राउल्ट का नियम लिखा जाता है। तो देखिए साथियों, वाष्प दाब का अवनमन होता क्या है, जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में कुछ कमी हो जाती है, जैसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जैसे ये आपका द्रव, ये आपका क्या है, द्रव है, ठीक है। अभी आप इसको क्या कहेंगे, ये विलायक है, सही है, ये आपका क्या है, अभी विलायक है, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, द्रव। और जब आप इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया,
अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये विलायक था, विलायक तो शुद्ध था, विलायक था तो शुद्ध था। तो विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया P0। ठीक, विलायक मतलब द्रव का वाष्प दाब क्या मान लिया P0। P0 ये ऊपर जो जीरो लगाने से ये पता चल जाता है कि ये शुद्ध द्रव का है, शुद्ध द्रव का है, इसलिए जीरो लगा दिया जाता है ये पहचान के लिए। ठीक है, तो जब द्रव था, जब आपने ये पदार्थ नहीं मिलाया तो ये शुद्ध द्रव होगा। भाई जब कोई पदार्थ ही नहीं मिलाया, उसमें केवल द्रव ही है, तो वो शुद्ध है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है P0। जब आपने इसमें पदार्थ मिला दिया तो ये क्या बन गया साथियों, अब तो ये विलयन कहा जाने लगा, अब ये विलयन कहा जाने लगा। तो विलयन का वाष्प दाब P हो गया या PS हो गया। S मतलब सॉल्यूशन और P मतलब प्रेशर। ठीक, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया PS। अब वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब क्या होता है साथी, कमी। तो पहले वाष्प दाब था P0 और बाद में वाष्प दाब हो गया PS, तो कमी कितने की हो गई, तो द्रव वाले का ज्यादा था, और जब आपने पदार्थ मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो ये विलयन बन गया। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। तो कमी निकालने के लिए किसमें से घटाएंगे, P0 माइनस PS। ठीक, P0 माइनस PS। बात क्लियर हुई। तो जिसमें भी ऊपर जीरो लगा हो तो आप पहचान लीजिए, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, शुद्ध है, द्रव है, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब। और ये S लगा दिया हमने पहचान के लिए, S मतलब सॉल्यूशन, तो ये विलयन का वाष्प दाब है। तो ज्यादा किसका था, ज्यादा था द्रव का, शुद्ध द्रव का, और कम किसका हो गया, विलयन का। क्यों कम हो गया, क्योंकि आपने पदार्थ को मिला दिया। तो वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब में कमी आपको पता चल गई। ठीक, अब इसी से राउल्ट का नियम लिखते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम कहता है जब द्रव में अवाष्पशील पदार्थ या द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, P0 माइनस का PS, ये वाष्प दाब का अवनमन है। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, पहले वाष्प दाब किसका था, द्रव का, विलायक का, शुद्ध विलायक का, तो उसका भाग दे दिया, तो ये आ गया निकल के आपेक्षिक अवनमन। बात क्लियर हुई। P0 माइनस PS, इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन आपने भाग किसका दे दिया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दिया, तो ये बन गया आपेक्षिक अवनमन। किसके बराबर है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। अब विलय का मोल प्रभाज, इसके मोल प्रभाज के क्या होता है साथियों, बराबर, जहां N विलय के मोल
कैपिटल एन विलायक के मूल, और ये उसका क्या हो गया, मूल प्रभाज हो गया। किसका मूल प्रभाज है, विलेय का मूल प्रभाज। क्यों, क्योंकि विलेय के मूल ऊपर है, बटे में विलेय के मूल प्लस विलाय के मूल, तो ये मूल प्रभाज हो गया। किसका मूल प्रभाज है भाई, विलेय का मूल प्रभाज, क्योंकि विलेय के मूल को ऊपर रखा गया है। तो ये आपका राउल्ट का नियम भी हो गया। अब इसके आधार पर आप इसको देखिए, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है। अब आप खुद बताइए, अगर विलयन तनु है मतलब उसमें पानी की मात्रा अधिक है, तो विलयन तनु है तो पानी अधिक होगा और विलेय बहुत कम होगा। सही है भाई, तनु विलयन है तो पानी अधिक होगा और विलेय बहुत बहुत कम होगा। तो आप यहां देखिए, अगर ये विलेय के मोल बहुत कम है, विलेय अगर कम है तो उसके मोल भी बहुत कम है, तो अगर विलायक के साथ इसको जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, n वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N। मतलब विलेय के मूल, ध्यान रखिएगा, स्मॉल n क्या है, विलेय के मूल, और कैपिटल N क्या है, विलाय के मूल। भाई जब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो विलाय के मूल ज़्यादा है, उसमें आपने विलेय बहुत कम मिलाया, विलेय अगर बहुत कम मिलाया तो विलेय के मूल बहुत कम होंगे। जब इसके साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने से बहुत कम फर्क पड़ेगा, बहुत कम अंतर आएगा। कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हमने इसको नगण्य मान के छोड़ दिया। ठीक, अब स्मॉल n बराबर क्या होता है, विलेय के मूल बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, एंड कैपिटल N मूल बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M। स्मॉल w क्या है, विलेय की मात्रा, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। कैपिटल W क्या है, विलायक की मात्रा, और कैपिटल M क्या है, विलायक का अणु भार। भाई सीधी सी बात ये है, विलेय और विलायक देखने में भी आपको लग रहा होगा कि विलायक लिखने में भी बड़ा है, विलायक लिखने में भी क्या है, बड़ा है, विलेय लिखने में भी छोटा है। भाई विलेय लिखने में भी छोटा है, विलायक लिखने में बड़ा है। तो जो लिखने में बड़ा है उसके जो भी प्रदर्शित किए अपन ने, उन सबको क्या माना, कैपिटल, बड़े डब्ल्यू कैपिटल, और विलेय लिखने में छोटा है तो जो भी प्रदर्शित किया उसको स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित कर दिया। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति को दूर करने के लिए आप देखें कि कैपिटल N क्या है, कैपिटल W क्या है, कैपिटल M क्या है। तो कैपिटल का मतलब बड़ा W, स्मॉल w छोटा w। तो विलेय लिखने में छोटा है तो जो प्रदर्शित किए वो सब छोटे से प्रदर्शित किए, और विलायक लिखने में भी बड़ा है तो सभी को कैपिटल से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, तो यहां देखिए P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, स्मॉल w गुणा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ से स्मॉल m क्या हो जाएगा, स्मॉल m है क्या, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। स्मॉल m बराबर, स्मॉल m का किया पक्षांतर, स्मॉल m को लेगा इस तरफ, तो स्मॉल m बराबर, तो जब ये यहाँ जाएगा तो ये पूरा यहाँ चला जाएगा, क्या, P0 अपॉन P0 माइनस पी एस इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W गुणा कैपिटल M। एक बार फिर से देख लीजिए,
यहाँ इसको नगण्य मान के छोड़ दिया कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। तो ये हुआ n बराबर W/m रख दिया, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। अब m का मान निकालना है, तो m विलेय का अनुभार m बराबर, तो m को लेगा इस तरफ, तो इसका पक्षांतर किया, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो P0/P0 माइनस PS इंटू स्मॉल W/कैपिटल W गुणा कैपिटल। अब जैसे ये सूत्र आ गया तो इसमें आपको पता होना चाहिए, बार बार देखने की जरूरत नहीं कि कौन क्या है। m स्मॉल है तो विलेय का अनुभार, P0 जीरो लगा है, इसका मतलब शुद्ध द्रव का वाष्प दाब, और PS S मतलब सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल w विलेय की मात्रा, कैपिटल W विलायक की मात्रा, कैपिटल M विलायक का अणुभार। तो अणुभार को इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, विलेय को सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर? तो साथियों ये था आपका राउल्ट का नियम, इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इससे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अगर आपको इससे मदद मिलेगी और पढ़ने में आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।